नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मेरे पास एक यंग 20-22 साल का लड़का आया जिनके की एक टेस्टिस किसी कारणवश निकाल दी गई थी और दूसरी टेस्टिस के लिए वो इतने ज़्यादा कंसर्न है कि कई बार वो अल्ट्रासाउंड करा चुके हैं जिसमें कि साइज और ब्लड फ्लो चेक करवाते हैं। उनको यही डर लगा रहता है कि ये दूसरी टेस्टिस में भी कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो एक आम इंसान, एक आदमी के जीवन में टेस्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है। टेस्टिस हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है और इसीलिए इंसान के लिए टेस्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाती है। आज इस वीडियो में हम आपसे टेस्टिस के बारे में यानी अंडकोश के बारे में लगभग जो भी जरूरी जानकारी है वो आपसे साझा करेंगे। सारी की सारी जरूरी जानकारी आपसे साझा करेंगे और अंत में हम इसके जो कुछ अप्लाइड पॉइंट्स हैं यानी कि जिससे कि हमको क्लिनिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी बताएंगे। तो अंत तक बने रहिए। शुरुआत में हम आपसे बताएंगे कि इसकी साइज क्या रहती है, इसको किस तरीके से काम करती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम ठीक करवा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करके। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और टेस्टिस से रिलेटेड मेरे पास डेली लगभग 5 से 7 मरीज आते हैं जिनको कि या तो टेस्टिस में दर्द हो रहा होता है या टेस्टिस में कोई स्वेलिंग होती है या फिर टेस्टिस नॉर्मल से थोड़े छोटे साइज की होती है या स्पर्म काउंट्स की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, टेस्टिस दो होती हैं, नॉर्मली स्क्रोटम में मौजूद होती हैं और इसका साइज लगभग 15 to 25 ml होता है अल्ट्रासाउंड द्वारा, नॉर्मल साइज। और इसका लेंथ जो है लगभग 4.5 सेंटीमीटर का होता है। ये टेस्टिस हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जिसको कि इंटरस्टिशियम जो इसका टिश्यू है उसके अंदर मौजूद जो लिडिक सेल्स हैं वो इसके इंटरस्टिशियम जो कि लाइनें हैं इसके अंदर मौजूद होती हैं और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो इसमें स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लोब्यूल्स हैं। तो लगभग 250 मीटर की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि ये स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती हैं। अगर इनको फैला के देखा जाए तो इतनी लंबी ये ट्यूब्यूल्स होती हैं और धीरे धीरे जब ये ट्यूब्यूल्स कोलेज कर जाती हैं तो फिर ये एपिडिडाइमिस, जो कि इसको ब्राउन रंग से दिखाया गया है, एपिडिडाइमिस को बनाती हैं और एपिडिडाइमिस से होते हुए फिर ये वास डिफरेंस बनाती हैं और वास डिफरेंस से जो सारा फ्लूइड है वो सीमेन में मिल जाता है। तो दोस्तों, हमने जो शुरुआत है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसके बारे में जाना। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो टेस्टिस का इंटीग्रल पार्ट है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। उसके अंदर स्पर्म्स को नर्चर करने के लिए और जर्मिनेट करने के लिए दो अलग अलग सेल्स होती हैं जिनको कि सर्टोली सेल और जर्म सेल्स कहते हैं। जो इंटरस्टिशियम है उसमें लेडिक सेल्स होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं। ये सारा जो प्रक्रिया है इसको ब्रेन से कंट्रोल किया जाता है। ब्रेन से जो FSH और LH करके दो हार्मोन्स होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। जो LH है वो टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करता है और जो FSH है वो स्पर्म को प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। टेस्टिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? टेस्टिस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें मेनली एक तो टेस्टिस में पेन होता है जो कि इन्फेक्शन के कारण हो सकता है या टेस्टिकुलर टॉर्जन के कारण हो सकता है। कई बार वेट लिफ्टिंग कर लेने से भी जो हर्नियल साइट्स हैं उस पे प्रेशर आ जाता है और टेस्टिस के अंदर पेन होने लग जाता है। इन्फेक्शन क्यों होता है? टेस्टिस का जो वास डिफरेंस है या फिर जो भी तंत्र है वो यूरिन के रास्ते से कनेक्टेड रहता है थ्रू प्रोस्टेट। अगर कहीं भी यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो टेस्टिस के अंदर ये इन्फेक्शन कंटिन्यू हो सकता है और यूजुअली ये एपिडिडाइमिस तक सीमित रहता है। अब ये एपिडिडाइमिस में जो इन्फेक्शन है ये सारा का सारा यूरिन से कनेक्टेड है। तो अब आप देखिए, अगर कोई यंग है तो उसका मेनली जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसकी वजह से इन्फेक्शन उसको मिलता है, यानी कि
सबसे पहले उसको यूरेथ्राइटिस यानी कि यूरिन के जो निचले भाग में इन्फेक्शन होता है और फिर वहां से चलते हुए फिर ये वास रिफरेंस में आता है और वास रिफरेंस से होते हुए फिर ये एपिडिडाइमिस में चला जाता है। तो इस तरीके से ये असेंडिंग इन्फेक्शन रहता है। और अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है तो उसको इन्फेक्शन सबसे पहले यूरिन में होता है, क्योंकि उनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से जो यूरिन का इन्फेक्शन है वो हो जाता है, क्योंकि उनको यूरिन प्रॉपरली नहीं हो पाता, रुक रुक के होता है, और इस वजह से उनका यूरिन का इन्फेक्शन फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट की वजह से प्रोस्टेट से होते हुए एपिडिडाइमिस में चला जाता है। तो दोस्तों ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत ही कॉमन है और ये मेन प्रॉब्लम है टेस्टिस के पेन की। टेस्टिस का पेन जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से कई लोगों को फेस करना पड़ता है। ये क्रोनिक तब हो जाता है जब इसको 3 महीने से ज्यादा का समय हो जाता है, और इसके लिए फिर लंबे समय तक सही एंटीबायोटिक जो कि इसमें कारगर हो वो लेनी पड़ती है। अदरवाइज एंटीबायोटिक्स चेंज करते रहते हैं और कोई फायदा नहीं होता। इसमें एक प्रॉब्लम यह भी होती है कि भाई टेस्टिस में सूजन आ रही है। टेस्टिस में सूजन आने का जो कारण है, एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कई बार जो टेस्टिस के आसपास की जो नसें होती हैं, जैसे कि जिन्हें कि हम पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं, उन नसों में वेरिकोसील हो जाती है। अब ये वेरिकोसील एक कई बार नॉर्मली पेशेंट के पास होती है और उससे कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार हाइड्रोसील नाम की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि टेस्टिस के आसपास फ्लूइड कलेक्शन को हम बताते हैं। यूजुअली जो टेस्टिस है वो बॉडी से बाहर प्लेस्ड होती है। कई बार पेशेंट की टेस्टिस बॉडी के अंदर प्लेस्ड होती है। अब ये बॉडी के अंदर प्लेस्ड होने की वजह से इसमें जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ा हुआ रहता है, और उसकी वजह से जो जर्म सेल्स हैं वो काम प्रॉपरली नहीं कर पाती। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें यह देखा गया है कि टेस्टिस में जो नॉर्मल बॉडी से 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। अगर किसी भी कारण से मान लीजिए टेस्टिस बॉडी के अंदर है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म है, अनडिसेंटेड टेस्टिस है, या फिर वेरिकोसील्स है, या फिर कोई किसी का वजन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से उसकी जो थाइज हैं वो टेस्टिस के आसपास एयर सर्कुलेशन को हैम्पर करती हैं, कम कर देती हैं, तो उसका जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो जो नॉर्मल 3 से 4 डिग्री बॉडी से कम होना चाहिए उससे बढ़ा देता है। इसको हम इस तरीके से देखें कि जो बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर है वो करीब 98.6 फ़ारेनहाइट के आसपास माना जाता है, या 37 डिग्रीज माना जाता है। तो उससे करीब 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर टेस्टिस में कम रहना चाहिए, तभी वो अपना काम प्रॉपरली कर पाती है। जर्म सेल्स जो उसकी हैं बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। अगर इसमें किसी भी कारण से, जैसे कि वेरिकोसील हुआ, या अनडिसेंटेड टेस्टिस हुआ, या फिर ओबेसिटी हुआ, उसकी वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उस स्थिति में जर्म सेल्स सबसे पहले काम करना कम करती हैं और धीरे धीरे फिर लिडिक सेल्स भी काम करना कम कर देती हैं। इसका मतलब यह है कि बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से कम होता है और फिर धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन का भी कम होना शुरू हो जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर बॉडी में टेस्टिस नॉर्मली प्लेस नहीं है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म है, तो सही समय पे उसको ऑपरेशन के द्वारा नीचे ले आएं, जिसमें कि यह कहा जाता है कि लगभग 2-2.5 साल की उम्र में ये काम हो जाना चाहिए जन्म के बाद। और अगर वेरिकोसील्स की प्रॉब्लम है तो एक बार कम से कम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि भाई कोई स्पर्म पे हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं इस वेरिकोसील के, जिससे कि स्पर्म प्रोडक्शन फ्यूचर में कम हो सकता है। देखिए, अगर वेरिकोसील है किसी को और 14 साल की उम्र हो गई है, उसके बाद भी वो कंटिन्यू होती जा रही है, तो जो डैमेज होता है टेस्टिस को वो कई बार इरिवर्सिबल हो जाता है, जिसको कि वेरिकोसील को ठीक करने के बाद भी हम रिवर्ट नहीं कर सकते। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए हमें टेस्टिस के बारे में कुछ छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इन प्रॉब्लम्स को हम छुपाते रहते हैं, बताते नहीं हैं, और ये प्रॉब्लम्स फिर जब एक इरिवर्सिबल चेंज क्रिएट कर देती हैं तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से टेस्टिस के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी, और इस वीडियो के बाद आप अपने और अपने परिजनों के
स्वास्थ्य का और बेटर ध्यान रख पाएंगे। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और हमें खुशी है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे मोटिवेशन के लिए कई अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। ऐसे ही आप हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को, और अपने और अपने परिजनों का बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।